गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का जेएसएससी के लिए संस्कृत का क्लासेस चल रहा है, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य का इतिहास, इससे रिलेटेड टॉपिक्स चल रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। उसमें मैंने आपको सिद्धांत जो था भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, जितने भी थ्योरी थे ये पढ़ा दिए थे। उसके बाद था जो 12 सिद्धांत था वो बता चुकी हूँ मैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख कर रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें जो जितने भी 12 सिद्धांत थे वो मैंने डीपली मतलब सारा एक्सप्लेन कर दी हूँ मैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बता चुकी हूँ। उसके बाद स्टार्ट हुआ था संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, कैसे उद्भव हुआ, किस तरीके से उसमें विकास हुआ, मतलब कितना लैंग्वेज में कितना प्रोग्रेस आता रहा, वो सारा डिटेल बताई मैं। उसके बाद था भारोपीय परिवार, ये भी हो चुका है। भारोपीय परिवार का वर्गीकरण पढ़ा था आपने, क्लासिफिकेशन की उस समय की आर्य भाषाएं जो थी उसका आर्य भाषाएं का वर्गीकरण कैसे हुआ था। तो इसमें वर्गीकरण में आपने पढ़ा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो कल के वीडियो में अगर कल का सेशन आपने देखा होगा तो उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं ये 2 टॉपिक कवर हो चुके थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंदी पोर्शन नहीं था। नेक्स्ट पोर्शन आपका आता है मध्यकालीन। इसको नेक्स्ट में मैंने किया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डीप है। बाकी आप आधुनिक जो कल पढ़े थे आधुनिक में उतना था नहीं। और प्राचीन जो आप पढ़े प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं में 3 पढ़े आप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, सॉरी 2 थे, वैदिक और लौकिक। तो क्वेश्चन इसी से आएंगे, वैदिक संस्कृत से और लौकिक संस्कृत से, इसको पढ़ना था। और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं थे उसमें आपको पश्चिमी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, कहाँ कहाँ इसकी प्राचीन बोलियां क्या क्या, प्रमुख बोलियां क्या क्या है, वो कल आपने देखा था। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी। उसके बाद पूर्वी हिंदी भी पढ़े आप, पूर्वी हिंदी कितने बोलियों में बोली जाती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर लंगदा पढ़े थे, सिंधी पढ़े थे, पंजाबी पढ़े थे और पहाड़ी में भी तीन वर्ग किया गया था, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। तो ये जो हम लोग पढ़े ये क्या था, ये सारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो कि अभी भी बोली जाती है, वो हम लोग कल कर चुके थे इतना। आज करना है आपको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो मेडिएवल पीरियड था उस समय कौन कौन सा आर्य भाषाएं था उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है कि पाली कैसा है, प्राकृत कैसा है, सौरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश, अर्धमगधी, पैसाची, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। इससे इंपॉर्टेंट जो वैसे आपको पता है कि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, सब्जेक्टिव होता है तो आप अच्छे से आंसर लिखते हो एक्सप्लेनेशन करके, लेकिन इसमें क्या है आपको ऑब्जेक्टिव है, ओनली टिक मतलब OMR जो है वो कलर करना है। तो इसमें क्या है सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। तो उसके लिए मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन के लिए आपको ये सारा चीज डिटेल में पढ़ना होगा, नहीं तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो ग्रामर दिया हुआ है वो अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं और जो साहित्य का पोर्शन है तो मैक्सिमम आपका 50% क्वेश्चन तो उससे कवर हो जाएगा। शब्दरूप, धातु रूप है, साहित्य जो आपको दे दिया गया है कि जैसे पूर्व मेघ है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कादम्बरी है, किरातार्जुनीय, शिवराज उदय, शिशुपाल वध, ये सब जो दिया हुआ है इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 50% क्वेश्चन कवर होता है। बाकी जो ऊपर के 4 चैप्टर है वो आपको डिटेल में इसलिए पढ़ना है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो उसमें भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य और वेदांग, ये 4 पोर्शन है। तो उसी 4 पोर्शन में से अभी हम लोग कौन सा कवर करेंगे, जो संस्कृत साहित्य का इतिहास चल रहा उसमें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो आइए देखिए इसमें क्या क्या आपको कवर करना है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है वो 3 भाग, पहला है प्राचीन प्राकृत या पाली, इसको प्राचीन प्राकृत बोलते हैं या पाली, पाली के
लैंग्वेज नाम से भी जाना जाता है। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में बहुत सारे जो गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड था उस समय का जो कुछ लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में मिलता है। यहाँ तक कि जो यूपीएससी के ऑप्शनल में भी आप पाली लैंग्वेज पहले था, जब लैंग्वेज लेना होता था तब आप पाली लैंग्वेज या प्राकृत ये लैंग्वेज ले सकते थे। पाली बीपीएससी के सिलेबस में भी आपको पाली मिल जाएगा, यूपीएससी में भी आपको पाली पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का भाषा है। तो पहला क्या है, प्राचीन प्राकृत या पाली। दूसरा है मध्यकालीन प्राकृत, और जो थर्ड है वो है परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश। तो तीन है आपका, प्राचीन प्राकृत या पाली, मध्यकालीन प्राकृत या परकालीन प्राकृत। तो इन तीनों का टाइम पीरियड क्या है ये आपको याद रखना है। प्राचीन प्राकृत या पाली का टाइम पीरियड क्या है, 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। कब से कब तक है, 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक है, ये है पाली का टाइम पीरियड। मध्यकालीन प्राकृत का क्या है, 100 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक, ये है मध्यकालीन का। और उसके बाद आता है परकालीन या अपभ्रंश जो हम लोग बोलते हैं। अपभ्रंश का कब से कब तक है, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आप याद रखेंगे। कितने हैं, 3 है, जिसको आप प्राचीन प्राकृत या पाली बोल सकते हैं, मध्यकालीन प्राकृत या परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश, ये 3 है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्राचीन प्राकृत या पाली में क्या था, वो लैंग्वेज कैसा था। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ का इतिहास पढ़ेंगे, चाहे आप भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं या सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको उस समय का प्रॉपर जो भी सर्कमस्टांसेस है, चाहे वो जोग्राफिकल कंडीशन हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, पॉलिटिकल कंडीशन हो, सबके बारे में नॉलेज उस पढ़ते हुए आपको आ ही जाता है। तो प्राकृत, जो प्राचीन प्राकृत पाली था वो कब से कब तक का था, उसका टाइम पीरियड क्या था, 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक। तो ये कब था, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शती तक के शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। उस समय का जो शिलालेख था, जो पिलर्स जो होता था, पहले की हिस्ट्री में जो एंसेंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग किससे, जैसे आप अशोका का टाइम पीरियड पढ़ते हैं या एंसेंट हिस्ट्री जितना भी पढ़ेंगे तो उसमें आप शिलालेख से आपको प्राप्त होता है नॉलेज कि यहाँ पे इस भाषा का प्रयोग होता था। तो प्राचीन प्राकृत या पाली का 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शती तक के शिलालेख इसके अंतर्गत आते हैं। तो उस समय के जो शिलालेख है उसमें आप देखेंगे कि उसमें किसका प्रयोग हुआ है, पाली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है। पाली बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जातक आदि कथाएं, प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा, प्रारंभिक नाटकों की भाषा प्राकृत रही। तो पाली किस में रहा, महावंश, जातक आदि कथाएं और प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा, जो जैन थे पहले के तो उनकी भाषा थी यह, जो प्राचीन थे। प्रारंभिक नाटकों की भाषा भी क्या रही, प्राकृत रही। ठीक है, प्राचीन प्राकृत को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। जो प्राचीन प्राकृत थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम प्राकृत। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृत भाषा के सब, इसमें जो आप पढ़ेंगे प्रकृति का अर्थ है, तो ये सारा डिटेल आपको पढ़ना है। तो पहले जो आपको क्या जानना है, पाली बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे, महावंश, जातक, और जो जैन सूत्रों की भाषा भी क्या थी, उस समय पाली ही थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्राकृत की उत्पत्ति। अब जो प्राकृत भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये पढ़ना है आपको। तो प्राकृत का अर्थ क्या है, प्रकृति का अर्थ है, प्रकृति का अर्थ है मूल भाषा। जैसे हम लोग प्रकृति या प्राकृत बोल रहे हैं तो इससे क्या होता है, किसी चीज का ओरिजिन बता रहे हैं हम लोग। तो प्रकृति का अर्थ है मूल भाषा, संस्कृत उससे उत्पन्न है, उससे उत्पन्न भाषा प्राकृत है। तो मूल भाषा क्या है, संस्कृत है, मूल भाषा संस्कृत है, और प्राकृत क्या है, उससे उत्पन्न हुई है। तभी तो हम लोग इसको मध्यकालीन में पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो प्राचीन कालीन में पढ़ते हैं। तो मूल भाषा संस्कृत है, उससे जो उत्पन्न हुआ है वो क्या है, प्राकृत भाषा है। ठीक है, प्राकृत भाषा के सभी प्राचीन व्याकरणों ने प्राकृत
की उत्पत्ति संस्कृत से ही मानी है। आप अगर प्राकृत लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसका जो व्याकरण है, उसका जो ग्रामर है, उसमें आप मूल उत्पत्ति कहाँ से पढ़ेंगे, उसमें भी संधि समास कारक होगा, जैसे आप लोग हिंदी या संस्कृत में पढ़ते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए उसका बेसिक तो पढ़ना होगा। तो इसका बेसिक जो ग्रामर है, उसका मेन मूल उत्पत्ति कहाँ से माना गया है, संस्कृत से ही माना गया है। ठीक है। प्रकृति संस्कृत तंत्र भवम ततः आगत व प्राकृतम, ये किसने कहा है, हेमचंद्र ने कहा है। ठीक है। प्रकृति संस्कृत तत्र भवतम तत् आगतम व प्राकृतम, ये लाइन किसने कहा है, हेमचंद्र ने कहा है। उसके बाद देखिए आप, प्रकृति संस्कृत तत्र भव प्रकृत मुच्यते, ये किसने कहा है, प्राकृत सर्वस्व। तो ये कुछ लाइन है, वो इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि किसने इस भाषा के बारे में क्या कहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसने किस इसके बारे में डिटेल में क्या क्या लाइन बोला है। तो पहला लाइन जो था, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, ये किसने कहा है, हेमचंद्र ने कहा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकृति संस्कृतम, संस्कृतम तत्र भव, जहाँ संस्कृत है, तत् आगतम प्राकृतम, मतलब प्राकृतिक कहाँ से आया है, जहाँ जहाँ संस्कृत है वहीं से प्राकृत लैंग्वेज का उद्भव हुआ है। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवत्वाम प्राकृतम स्मृतम, ये किसने, ये आपको कहाँ मिलेगा, प्राकृत चंद्रिका में ये लाइन मिलेगा। क्या है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवताम प्राकृतम स्मृतम, ये कहाँ मिलेगा, प्राकृत चंद्रिका में। अगर आप ये सब लाइन याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप A to Z सारा फैक्ट टू फैक्ट याद कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन है, प्राकृत संजीवनी से है। इसका मतलब क्या है, पहले आप देख लीजिए क्या है, प्राकृतस्य तु स्वमेव संस्कृत योनि, प्राकृतस्य तु स्वमेव संस्कृतम योनि, ये कहाँ से लिया गया, प्राकृत संजीवनी। तो अभी 4 लाइन है, पहला था हेमचंद्र ने, दूसरा था प्राकृत सर्वस्व, तीसरा है प्राकृत चंद्रिका और लास्ट है प्राकृत संजीवनी। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भरत मुनि ने कहा है इसके बारे में। भरत मुनि ने क्या कहा है, नाट्य शास्त्रकार है। भरत मुनि ने यह कहा है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का ही विकृत एवं प्राकृतिक रूप क्या है, प्राकृत भाषा है। जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं ना, तत्सम और तद्भव सव, तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो मूल संस्कृत शब्द है। जैसे आप पढ़ेंगे तृण, गृह, वृक्ष, पुष्प, तो ये सब क्या तत्सम है, और उससे जो थोड़ा सा चेंज होके बनता है वो क्या हो जाता है, तद्भव। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या है, संस्कृत भाषा के शब्दों का ही विकृत एवं परिवर्तित रूप क्या माना जाता है, प्राकृत भाषा। संस्कृत भाषा को थोड़ा सा इजी कर दे और थोड़ा सा विकृत कर दे तो वो क्या हो जाता है, प्राकृत भाषा। तो ऐसा किसने कहा है, नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि ने कहा है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो आप पढ़ें इतना सारा डिटेल किसके बारे में था, प्राकृत लैंग्वेज के बारे में था। तो कुछ पॉइंट्स है, अगर आप सीरियसली क्लास को सुन रहे हैं तो आप पेन और नोटबुक लेकर इसको नोट कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। अगर आप ऐसे ही सुन रहे हैं फॉर द टाइम पास या नहीं भी सुन रहे हैं, तो आगे जब आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तब आप इसको मिलाकर देखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो वीडियोस में पढ़ाया गया था, जो लेक्चर्स हुआ था, उसी में से आया है। तो इससे अच्छा होगा कि आप ये सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको सीरियसली, अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज रखा है और कहीं भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप ये सुनकर ये सारे नोट्स लिख सकते हैं और उसको बाद में ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो ये प्राकृत लैंग्वेज का था। उसके बाद आता है क्या, पाली की उत्पत्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पाली की उत्पत्ति कैसे हुई। पाली की उत्पत्ति कैसे हुई, डॉक्टर मैक्स वेबलन ने, कौन से है, डॉक्टर मैक्स वेल्सन होगा, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। डॉक्टर मैक्स वेल्सन ने पाटली से पाली की उत्पत्ति मानी है। पाटली से किसका माना है, पाली का। जैसे पाटली, पाटली से पाडली हुआ और पाडली से बीच का ड विलुप्त हो गया और पाली हो गया। तो पहले पाटली था, ट जो है ड में हुआ और लास्ट में ड भी हट गया, तो क्या बच गया, पाली बच गया। तो ऐसा किसने माना, मैक्स वेलेसन ने। क्यों माना, पाटलिपुत्र,
क्योंकि पाटलिपुत्र में ही आप जैनिज्म बुद्धिज्म ये पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको जो फैक्ट्स मिलेगा पाटलिपुत्र पटना से मिलेगा, इसलिए पाटलिपुत्र से ही उन्होंने क्या माना है, पाली की उत्पत्ति। पहले पाटली आया, फिर पाडली हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पाली हो गया। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था, डॉक्टर मैक्स वेलेसन ने। नेक्स्ट आते हैं भिक्षु जगदीश कश्यप। भिक्षु जगदीश कश्यप ने बुद्धोपदेश शब्द से पाली की उत्पत्ति मानी है। जो बुद्धोपदेश जो बुक है उससे पाली की उत्पत्ति मानी है। तो उसमें क्या, परियाय शब्द क्या है, परियाय। परियाय को पली आय किया गया है। आप ध्यान दीजिए, परियाय है तो परी का पली हो गया, याय छोड़ दीजिए आप, परी का पली हो गया, पली से पाली हो गया, और उसके बाद जो फाइनली पाली बना है, तो परियाय, फिर पलियाय, फिर पालियाय, और लास्ट में क्या बच गया है, पाली। तो ऐसा किसने माना है, भिक्षु जगदीश कश्यप ने माना है। तो जितने भी थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग किसने किसने क्या माना है ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें। अगर आप ये संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास का जो जितना इवोल्यूशन होता गया है लैंग्वेज का, उसको अगर आपको पढ़ना है तो ये थोड़ा बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये किसने कहा था, भिक्षु जगदीश कश्यप ने कहा था। नेक्स्ट आप अमरकोश के टीकाकार, ये नेक्स्ट हम बोल रहे हैं, अमरकोश के टीकाकार भानुजी दीक्षित। जो भानुजी दीक्षित है उन्होंने पल रक्षणे से पाली शब्द माना है। कौन सा शब्द है, पल रक्षणे। अमरकोश के टीकाकार भानुजी दीक्षित ने पल रक्षणे से पाली शब्द माना है। पाल प्लस ई क्या हो गया, पाली। ये किसने माना है, अमरकोश के टीकाकार ने माना है। कौन है टीकाकार, भानुजी दीक्षित। नेक्स्ट है आचार्य बुद्ध घोष और आचार्य धर्मपाल। आपको इन आचार्य का नाम याद रखना है। आचार्य बुद्ध घोष और आचार्य धर्मपाल ने छठी शती में, कब, छठी शताब्दी जो थी उस समय, पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के लिए किया गया है। कौन सा के लिए किया गया है, पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के वचन थे या जो पिटक होते थे उसके लिए किया गया, मूल त्रिपिटक के लिए किया गया है। उससे यह शब्द पाली भाषा के लिए आया है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, आचार्य बुद्ध घोष और आचार्य धर्मपाल ने छठी शती ने पाली शब्द का प्रयोग कहाँ पे बताया है, बुद्ध वचन या मूल जो त्रिपिटक है उसके लिए किया गया है। उससे यह शब्द पाली भाषा के लिए आया है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिधान दीपिका। अभिधान दीपिका में पा धातु से, जो पा शब्द है, पा धातु मतलब जो पीना होता है, पानी जो पीते हैं, पा धातु से पाली शब्द माना है। पालेती रक्षिति पाली, जो रक्षा करती है या पालन करती है। तो ये पाली में है ये लाइन, पा पालेती रक्षिति पाली, जो रक्षा करती है या पालन करती है, जो मतलब जो रक्षा करती है पालन करती है उसके अकॉर्डिंग माना है। तो ये किसने माना है, अभिधान दीपिका ने पा धातु से पाली, पा मतलब पोषण, भरण पोषण करने वाली या पालने वाली, तो पालेती रक्षिति पाली, ऐसे पीना भी होता है, जो रक्षा करती है या पालन करती है। तो ये पाली का उत्पत्ति था। तो इसमें जिसने कहा है, जैसे पहले वाले डॉक्टर मैक्स वेलेसन ने क्या कहा कि पाटलिपुत्र से आया है, दूसरे जो भिक्षु जगदीश कश्यप थे उन्होंने कहा पर्याय बुद्धोपदेश से आया है, अमरकोश के टीकाकार ने कहा कि पल रक्षणों से पाली शब्द माना गया है, और आचार्य बुद्ध घोष और आचार्य धर्मपाल ने छठी शताब्दी में क्या कहा कि गौतम बुद्ध का जो मूल त्रिपिटक था या बुद्ध का जो वचन था उससे पाली शब्द आया है। और लास्टली जो है अभिधान दीपिका ने पा धातु मतलब जो पालन करने वाली या जो रक्षा करने वाली है उससे पाली का उत्पत्ति हुआ। तो ये 5 थे आपको, तो पाली का उत्पत्ति इन 5 लोग जो किए हैं वो एक एक बार आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है पाली की मुख्य विशेषताएं। अब आप उत्पत्ति पढ़ लिए, तो उत्पत्ति पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे ना कि ये क्यों पढ़े, उसमें ऐसी क्या विशेषता थी कि हम लोग को पाली लैंग्वेज पढ़ना पड़ा। तो पाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी, आप मुख्य विशेषताएं देखिए क्या क्या है। पाली में वैदिक संस्कृत की 5 स्वर ध्वनियां लुप्त हो गई। जो वैदिक संस्कृत हम लोग पढ़ रहे थे, तो वैदिक संस्कृत में क्या था, हम लोग लकार जो पढ़ रहे थे, जितने भी धातु रूप जो था, जो हम लोग वेद पढ़ रहे थे, तो उसमें लेट लकार था,
उसमें कुछ धातु रूप शब्द रूप भी था। तो पाली में वैदिक संस्कृत की 5 स्वर ध्वनियां, 5 स्वर ध्वनियां क्या थी, अ ई उ री ली जो था वो सब ध्वनियां लुप्त हो गई और क्या बचा, जो री के नीचे री दिया रहता वो विलुप्त हो गया, विलुप्त हो गई, री री ए औ, बच क्या गया, 5 ध्वनियां विलुप्त हो गई, री और री के नीचे भी एक री है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो ये चीज विलुप्त हो गया, री 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 ए औ, ये वैदिक संस्कृत की 5 स्वर ध्वनियां पाली में क्या हो गई, विलुप्त हो गई। वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग के बॉडी में अपेंडिक्स है, वेस्टिजियल ऑर्गन, जिस चीज का यूज नहीं होता वो क्या हो जाता है, वेस्टिजियल हो जाता है। तो उसी तरीके से जब पाली लैंग्वेज का साहित्य है, जब पाली बोल रहे थे लोग, तो उस समय ये शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था, री फॉर ऋषि जो होता है, ऋषि वाले री का प्रयोग नहीं हो रहा था, उसके नीचे एक और री के नीचे एक और री की मात्रा होती है, री ए औ, सॉरी ए और औ, इसका प्रयोग पाली में नहीं हो रहा था, ये किस में हो रहा था, वैदिक संस्कृत में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट में आप आइए, पाली में वैदिक संस्कृत के 5 व्यंजन भी लुप्त हो गए, जो वैदिक संस्कृत के 5 व्यंजन थे वो भी लुप्त हो गए। तो कौन कौन से 5 व्यंजन थे, 5 व्यंजन में जो आप पढ़ेंगे क्या थे, तालव्य श, मूर्धन्य स, विसर्ग, जीवामूल्य और उपमधनीय। तो जो जीव और जीव से हम लोग बोल रहे थे वो विलुप्त हो गया, और उप जो ओस्ट से हम लोग बोलते थे, उ प वर्ग जो बोलते थे वो, ये सब व्यंजन लुप्त हो गए। कौन से, दंत स विलुप्त नहीं हुआ, कौन सा श हुआ, तालव्य श और मूर्धन्य स और विसर्ग, ये हम लोग किस में प्रयोग करते थे, वैदिक संस्कृत में। पाली में ये नहीं रहा, मूर्धन्य स, तालव्य श, मूर्धन्य स, विसर्ग, जीवामूल्य जो जीव से हम लोग उच्चारण करते थे वो, और उपमधनीय जो उप वर्ग वाले थे वो पाली में विलुप्त हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आए, पाली में 2 नए स्वर आ गए, पाली में 2 नए स्वर आए जो कि वैदिक में नहीं थे, ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ, ए और ओ आ गए। ठीक है, ये हम लोग वैदिक संस्कृत में नहीं था, ये पाली में नए स्वर आए। तो पाली की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाली की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, संस्कृत के ए जो थे, ए के ऊपर मात्रा जो था वो जो आय बोलते हैं वो ए हो गए, और ओ औ जो है वो क्या हो गया, ओ हो गया। जो संस्कृत में था वो पाली में क्या हो गया, औ का ओ हो गया और आई का ए हो गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि पाली में क्या क्या चेंजेस हुआ। ड ढ को, जो ड ढ था, ड से डमरू और ढ से ढक्कन जो थे वो क्या हो गए, जो ऐसे राउंड ऐसा गोल ल के तरह ल हो गए, ये हो गई। तो ये सब चेंजेस क्या हो गए, पाली में हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है संधि, जो हम लोग पढ़ते थे संस्कृत में। संस्कृत में कितने संधि पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर के 5 भेद पढ़ते थे। तो इसमें भी संधि और समास है, कोई भी ग्रामर आप पढ़ेंगे तो उसमें संधि, समास, कारक, वाच्य तो सब रहेगा। तो पाली में क्या हुआ, केवल 3 संधि रहा, स्वर संधि, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसमें विसर्ग का प्रयोग करना ही नहीं है, पहले ही आप पढ़ चुके हैं। तो कितने संधि रहे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और निगहित संधि, जिसको अनुस्वार संधि बोला जाता है। ठीक है, कितने संधि रह गए, 3 संधि, स्वर, व्यंजन और निगहित संधि। पाली में हलंत शब्द नहीं है, क्यों, पाली में हलंत वाला कोई शब्द नहीं है। जैसे हम लोग हिंदी में, संस्कृत में पुष्पम बोलेंगे या जिसमें भी हलंत लगता है, पाली में किसी भी शब्द में हलंत नहीं लगता है, केवल अजंत ही है। ठीक है, इसमें क्या है, केवल अजंत है। पाली में और क्या नहीं होता है, द्विवचन नहीं होता है। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं एक वचन बहुवचन, सेम एक वचन बहुवचन पढ़ेंगे। द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किस में पढ़ रहे थे, संस्कृत में पढ़ रहे थे। पाली में द्विवचन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको संस्कृत आपने रखा है तो ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। शब्द रूपों में चतुर्थी और षष्ठी के रूप समान होते हैं। शब्द रूप आप पढ़ेंगे, जैसे बालकाय है तो बालकाय वाला रूप और जो षष्ठी वाला रूप है दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक है, स्त्री प्रत्यय, अब प्रत्यय पढ़ेंगे, इसमें स्त्री प्रत्यय कितने होंगे, 7 होंगे। कौन कौन से होंगे, आ, ई, इनी, नी,
आनी, ऊ और ती। स्त्री प्रत्यय आपको 7 पढ़ने को मिलेगा इसमें, ठीक है। पाली में 500 से अधिक धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं पाली में? 500 से अधिक। 9 गण हैं, आदि गण और जुहादी गण नहीं है। जो आप संस्कृत में पढ़ते थे अदादि गण और जुहादी गण नहीं है। इसमें क्या है? 500 से अधिक धातु है और 9 गण है। नेक्स्ट, पाली में लेट लकार के रूप भी नहीं मिलते हैं। जो हम लोग वैदिक संस्कृत में लकार पढ़ते हैं, जो ऋग्वेद में जो लकार है लेट लकार, वो पाली में आपको नहीं पढ़ना है। पाली में लेट लकार के रूप भी मिलते हैं लेकिन उतना डिटेल में नहीं मिलते। इसमें हनासी, दहासी ऐसा मिलेगा, ठीक है। पाली में लेट लकार के रूप भी मिलते हैं, मतलब इसमें जैसे कि ऋग्वेद में थे उसमें भी ये मिलते हैं। उसको कैसे पढ़ा जाता है? हनासी, दहासी। सॉरी, पहले इसमें मिसप्रिंट था कि नहीं मिलते हैं। पाली में लेट लकार भी मिलते हैं। आत्मनेय पद का प्रयोग प्रायः लुप्त हो गया है। जो आत्मनेय पद था संस्कृत में, पाली में क्या हो गया? वो विलुप्त हो गया, नहीं है। परस्मय पद शेष रहा है। जो परस्मय पद हम लोग पढ़ते हैं वो है इसमें। पाली में तद्भव शब्दों का आधिक्य है और तत्सम और देशज शब्द कम है। जो तत्सम शब्द जो संस्कृत वाले शब्द है वो नहीं है, देशज शब्द भी नहीं है। तो इसमें क्या है? तद्भव शब्द आधिक्य है। तो क्या क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि हलंत नहीं है, अजंत है, पाली में द्विवचन नहीं होता है, शब्द रूप में चतुर्थी षष्ठी एक समान होते हैं, स्त्री प्रत्यय 7 होते हैं, 500 से अधिक पाली में धातुएं हैं और गण कितने हैं? 9 है। पाली में लेट लकार का रूप भी मिलता है। आत्मनेय पद का प्रयोग नहीं होता है। और परस्मयी पद क्या रहता है? परस्मयी पद उसमें शेष रहा है। पाली में तद्भव शब्द, जो भी शब्द होते हैं वो तद्भव वाले हैं, तत्सम और देशज नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका पाली की प्रमुख विशेषताएं। जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर डिटेल नहीं देखेंगे कि भारोपीय भाषा कैसे आया, उसमें भाषा का विभाजन कैसे हुआ, या प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं क्या है, आधुनिक क्या है। तभी तो आप मतलब प्राचीन पढ़ेंगे, मेडिवल पढ़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको पुराने वीडियोस जो हैं इसमें उसको एक बार देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आपके जो 40 क्वेश्चन का सेट चल रहा था, 25 सेट, उसमें कुछ क्वेश्चन ये सबसे आया हुआ है। तो क्वेश्चंस फॉर्मेट में ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप वो सर सेट्स को रेगुलर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितना डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं शिलालेखी प्राकृत, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। मध्यकालीन प्राकृत, मध्यकालीन पाली पढ़े, मध्यकालीन प्राकृत और परकालीन प्राकृत। तो इसमें शिलालेखित प्राकृत क्या है इसको पढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन काल में अशोक के शिलालेखों की प्राकृत भी आती है। जब आप शिलालेख देखेंगे तो उसमें अशोक के टाइम का जो है उसके शिलालेख में प्राकृत भी आती है, अतः इसे शिलालेखी प्राकृत कहा जाता है। शिलालेख में वो सब लैंग्वेज मिल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि वो लोग तो उस समय आए थे तो उसको उस समय जो लैंग्वेज चल रहा था, जो भाषा लोकल लोग बोल रहे थे, तो जो ग्रंथ लिखा गया, जो भी लिखने का मैटर था, तो उसी भाषा में लिखा जाएगा ना, जो आमतौर पे हम लोग बोलेंगे। तो उस समय शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं। शिलालेखी प्राकृत को ही अशोकन प्राकृत, लाट प्राकृत भी कहते हैं। तो इसको अशोकन प्राकृत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अशोक के टाइम पीरियड को बताता है। तो इसी शिलालेखी प्राकृत को अशोकन प्राकृत, लाट प्राकृत भी कहते हैं, ठीक है। तो शिलालेखी प्राकृत में आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मध्यकालीन प्राकृत। आप थोड़ा सा पीछे चलिए, पीछे आप देखिएगा, आपने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं में आपका प्राचीन प्राकृत वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन प्राकृत पढ़ रहे हैं, ठीक है। मध्यकालीन प्राकृत, मध्यकालीन प्राकृत क्या था ये? इसको द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय प्राकृत। इस साहित्यिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यकालीन प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। कौन सा प्राकृत? साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने प्राकृत भाषाओं के विषय में विचार किया। किसने सबसे पहले विचार किया? सर्वप्रथम भरत मुनि ने प्राकृत भाषाओं के विषय में विचार किया है। उनके मतानुसार
कितने भेद हैं? तो भरत मुनि के अनुसार 7 मुख्य प्राकृत हैं और 7 गौण हैं। 7 मुख्य प्राकृत है और 7 गौण हैं। मुख्य प्राकृत में क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। उनके मतानुसार 7 मुख्य प्राकृत है। मुख्य प्राकृत है मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, बाह्यलिक, दक्षिणात्य जो कि महाराष्ट्रीय है। तो ये सारे क्या हैं? मुख्य प्राकृत हैं। तो आप मुख्य प्राकृत याद रखिए, मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सौरसेनी जिसको सूरसेनी भी कहा जाता है, अर्धमागधी, बाह्यलिक या दक्षिणात्य महाराष्ट्री। उसके बाद आता है गौण प्राकृत। तो ये किसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं? भरत मुनि के अनुसार। उसके बाद आता है गौण प्राकृत। गौण प्राकृत में क्या क्या आ जाएगा? साबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उदरता, वनेचरी। कितने आ गए? शाबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उदरता और वनेचरी। ये कौन है? गौण प्राकृत है। नेक्स्ट आ जाता है, तो आप ये जो है किसके अनुसार पढ़े? भरत मुनि के अनुसार। उनके मतानुसार 7 मुख्य प्राकृत है और 7 गौण है। तो ये ऊपर वाले मुख्य थे और 7 नीचे वाले जो थे ये गौण थे। प्राचीन प्राकृत व्याकरण वरुरुचि ने 4 प्राकृत माने। प्राचीन प्राकृत को व्याकरण वरुरुचि ने कितने माने? 4 माने। भरत मुनि ने तो 7 को गौण माने और 7 को मुख्य माने। वरुरुचि ने 7 को क्या माने हैं? 4। प्राचीन प्राकृत व्याकरण वरुरुचि ने प्राकृत के 4 रूप माने। कौन कौन से? सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैसाची। ठीक है, कौन कौन से? सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैसाची। मागधी के भी 2 रूप हो गए हैं। मागधी के कौन से 2 रूप हैं? मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भरत मुनि ने क्या माने हैं? 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौण। और जो व्याकरण वरुरुचि है उन्होंने 4 माने हैं, सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैसाची। सिर्फ मागधी का डिवीजन हुआ है, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सौरसेनी। सौरसेनी, अब देखिए सौरसेनी में क्या क्या है। ये आज का क्लास थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि जितना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका सौरसेनी। इसका क्षेत्र सूरसेन मथुरा के आसपास का प्रदेश था। कहाँ की? मथुरा के आसपास का। इसका विकास पाली कालीन स्थानीय भाषा में हुआ। यह मध्य देश की भाषा थी। उस समय इसको क्या बोला जाता था? मध्य देश। ठीक है, तो इसका विकास पाली कालीन स्थानीय भाषा में हुआ। जो पाली कालीन स्थानीय भाषा था उसमें हुआ। यह मध्य देश की भाषा थी। नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है उसका। आप उस समय के नाटक देखेंगे तो उसमें सर्वाधिक प्रयोग हुआ। नाटकों में स्त्रियों आदि का वार्तालाप सौरसेनी प्राकृत में ही होता है। जो स्त्री हैं उनका जो भाषा है वार्तालाप सौरसेनी प्राकृत में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको संस्कृत बोलना अलाउ नहीं था, इसीलिए वो सौरसेनी प्राकृत में ही करती थी। क्योंकि उस समय का आप टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो वेद जो है ब्राह्मणों को ही अलाउ था, वही लोग पढ़ सकते थे वैदिक पीरियड या लैटर वैदिक पीरियड में। सौरसेनी ने इसमें से क्वेश्चन मैंने कुछ कराया है कि स्वप्न वासव दत्तम में जो वासव दत्ता थी वो किस लैंग्वेज में बात करती थी। तो जो आप सेट्स अगर देख रहे होंगे तो उसमें आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि उस समय के नाटककार या जो उस समय के नायक नायिका में नायिका का लैंग्वेज क्या था या नायक का क्या लैंग्वेज था। ये सब क्वेश्चन मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है आप वहाँ जाकर ये सब क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन डिस्कस करवा चुकी हूँ। अभी आपको सिर्फ टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है, आप टॉपिक देख लीजिए। क्वेश्चन के लिए आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। स्त्रियों आदि का वार्तालाप सौरसेनी प्राकृत में ही होता था। सौरसेनी से वर्तमान हिंदी का विकास हुआ। जो अभी का जो हिंदी है ये किससे विकास माना जाता है? सौरसेनी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए। नेक्स्ट है राजशेखरकृत
कपूर मंजरी का समस्त गद्य भाग सौरसेनी प्राकृत में है। ये इंपॉर्टेंट है। राजशेखर कृत जो कपूर मंजरी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कपूर मंजरी का गद्य मतलब कपूर मंजरी किस भाषा में लिखी गई है। तो कपूर मंजरी का समस्त गद्य भाग किस भाषा में? सौरसेनी प्राकृत में है। ठीक है। भाष, नेक्स्ट लाइन, भाष कालिदास, भाष और कालिदास थे, इनके नाटकों का गद्य शैली भी क्या है? सौरसेनी है। जो गद्य शैली है, पद्य भले उन्होंने संस्कृत में लिखा है, लेकिन जो गद्य है, गद्य का भाषा क्या है? सौरसेनी है। किसका? भाष और कालिदास का। इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ये क्वेश्चन वहां डिस्कस हो चुका है। तो एक दो बार आप सेट्स देखते रहिए। अगर आपका ये आप पहला वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जितने भी सेट्स हैं एक दो सेट करके डेली आप देखिए। 40 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है नहीं, हार्डली 30 to 40 मिनट्स में आपका वो कवर हो जाएगा। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें तो 20 मिनट्स में ही कवर हो जाएगा वो चीज़। तो हार्डली 20 मिनट्स आप रोज देख करके वो सेट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो भाष और कालिदास के नाटकों का गद्य, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाष और कालिदास के जो नाटक थे उसमें गद्य किस भाषा में लिखे गए थे। तो ये किस में लिखे गए थे? सौरसेनी में लिखे गए थे। ऐसा नहीं कि वह संस्कृत के हैं तो संस्कृत में लिखेंगे। पद्य जितने भी होंगे वो संस्कृत में हो सकते हैं, लेकिन जो गद्य है वो किस में? सौरसेनी भाषा में है। ठीक है। तो ये सौरसेनी हम लोग किस में पढ़ रहे थे? जो आप मुख्य प्राकृत पढ़ रहे थे उसमें सौरसेनी भाषा था। ठीक है। तो अब उसमें पहला हो गया, सौरसेनी हो गया। नेक्स्ट आइए महाराष्ट्री में। महाराष्ट्री, महाराष्ट्र का मूल स्थान है। इसका मूल स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र होगा। इससे ही मराठी भाषा का विकास हुआ है। किससे हुआ है? इसी से हुआ है। इससे ही मराठी भाषा का विकास हुआ है। प्राकृत में सर्वाधिक साहित्य महाराष्ट्री है। अब प्राकृत के जो साहित्य आप पढ़ेंगे तो इसके जो साहित्य वो कैसे हैं? किस भाषा में है? महाराष्ट्री में है। दांडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। अब अगर आप काव्यादर्श पढ़ते हैं जो कि दांडी द्वारा रचित है, दांडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। किसे माना है? महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। प्राकृत नाटकों में पद्य रचना महाराष्ट्री में, जो प्राकृत के नाटक आप पढ़ेंगे उसमें पद्य रचना किस लैंग्वेज में है? महाराष्ट्री में है। ठीक है। महाराष्ट्री प्राकृत के प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब इसमें कौन कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ है वो आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। राजा हालकृत गाहा सतसई, गाथा सप्तशती, नाम क्या है इसका? गाथा सप्तशती, राजा हालकृत द्वारा है ये। प्रवसरेन द्वारा कृत क्या है? रावण वहो सेतुबंध। वाक्यपति कुद गौड वहो, मराठी में है थोड़ा, तो वाक्यपति कुद गौड वहो या गौड वधा। उसके बाद है जय वल्लभ कृत क्या है? वाज्य लग। हेमचंद्राचार्य कृत क्या है? कुमार पाल चरित। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्यों ये थोड़ा सा अलग क्यों? क्योंकि ये मराठी लैंग्वेज में है। राजा हालकृत गाहा सतसई, जो मराठी होंगे वो इजीली इसका उच्चारण कर सकते हैं। राजा हालकृत गाहा सतसई गाथा सप्तशती। प्रवश्रेण कृत रावण वहो सेतुबंध। वाक्यपति कृत गौडु वहो गौडवध। जय वल्लभ कृत कपूर वाज्यालग। और हेमचंद्राचार्य कृत क्या है? कुमार पाल चरित। तो ये सब किसमें है? महाराष्ट्री में है। नेक्स्ट है कपूर मंजरी। मंजरी पद में महाराष्ट्री में जो कपूर मंजरी है उसमें पद कैसे हैं? महाराष्ट्री में है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कपूर मंजरी में पद कौन से भाषा में है? सौरसेनी में है या संस्कृत में है या प्राकृत में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्री में है। इसमें भी जो भरत मुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत से महाराष्ट्र का ही निर्देश किया है। जो भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत मतलब दक्षिण साइड के जो प्राकृत से महाराष्ट्र का ही निर्देश किया है। मतलब उन्होंने यही कहा है कि जो दक्षिणात्य प्राकृत है वही महाराष्ट्री है। ये था आपका महाराष्ट्री। पहला आपने सौरसेनी पढ़ा, फिर महाराष्ट्री पढ़ा। अब आते हैं मागधी। मागधी किसको बोलते हैं? यह मगध की भाषा है। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। तो मध्यकालीन में मगध का भी भाषा आएगा। तो यह मगध की भाषा है। मगध को क्या बोलते हैं? मागधी। वहां की भाषा को क्या बोलेंगे? मागधी।
प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। अश्वघोष का जो नाटक है उसमें आपको मागधी भाषा मिलेगा। लंका में पाली को मागधी कहते हैं। लंका में पाली को ही मागधी कहा जाता है, मतलब श्रीलंका की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कालिदास के नाटकों में तथा शूद्र के मृच्छकटिकम जो है उसमें मागधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कालिदास के किस नाटक में मागधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो कालिदास के जो नाटक हैं, कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रक के नाटक में, कालिदास और शूद्रक के जो नाटक है उसमें मागधी भाषा का प्रयोग मिलता है। ये सारा आप लोग मध्यकालीन भाषा में पढ़े, तो मध्यकालीन का जो पीरियड है, जो राजा उस समय थे, तो उस राजा के अंडर जो भी ये रचनाकार, उपन्यासकार, जो लेखक लोग थे, तो उस समय का जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज होगा उसी भाषा में वो लिखेंगे। तो कालिदास के नाटक या शूद्रक के जो नाटक है उसमें आपको मागधी भाषा का प्रयोग मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है भरत के नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि है उनके अनुसार, नाट्य शास्त्र के अनुसार अनंतपुर के नौकर, अश्वपाला आदि की भाषा क्या थी? मागधी थी। जो उस समय के नौकर थे, ये ऐसा कौन कह रहा है? जो भरत मुनि है उनके जो नाट्य शास्त्र हैं वो कह रहे हैं कि उस समय के जो नौकर लोग थे वो मगधी भाषा में बोलते थे, ठीक है। और जो अश्वपालक, जो घोड़े को चराते थे, जो जानवर लोग को पालते पोसते थे, जानवर लोग का टेक केयर करते थे, तो वो लोग कौन सा भाषा बोलते थे? जो केयर टेकर टाइप के लोग थे वो लोग मागधी भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसा किसने कहा है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार है। इसके भी कितने प्रकार मिलते हैं? इसके 3 प्रकार मिलते हैं। क्या क्या? शकारी, चांडाली और शाबरी, ठीक है। शकारी, चांडाली और शाबरी। मागधी से ही भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया, असमी जो है विकसित हुई। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जो भी JSSC CGL दे रहे होंगे तो उन लोग की, बहुत लोग घर में ये भाषा बोलते होंगे, भोजपुरी, मैथिली। तो मगधी से ही ये भाषा कहाँ से निकले हैं? मगधी से ही भोजपुरी, मैथिली, बंगला भी उसी से निकला है। तो यहाँ बिहारी बंगाली आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिन मगधी ही है। बंगाली भाषा भी जो है मगधी से ही उत्पन्न है। तो मगधी से ही भोजपुरी, मैथिली, बांग्ला, उड़िया और असमी विकसित हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका अर्धमगधी। अब अर्धमागधी में देखेंगे कौन कौन सा भाषा है। अर्धमागधी के क्षेत्र में मागधी और सौरसेनी के मध्य में है। अर्धमागधी जो है मागधी और सौरसेनी, जो मगध वाला भाषा है और सौरसेनी भाषा, उसके बीच का जो भाषा, जो क्षेत्र है, उसको क्या बोलेंगे? अर्धमागधी। ये कहाँ पे मिलेगा? यह कौशल के समीपवर्ती क्षेत्र की भाषा, जो कौशल क्षेत्र है उसके आसपास का जो बाउंड्री रीजन है वहाँ का भाषा है, मतलब मगध और सौरसेनी के बीच का है। इसमें मागधी के गुण अधिक है और साथ साथ सौरसेनी के भी है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? अर्धमागधी। मतलब इसमें जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, उसी तरीके का अर्धमागधी है। उसमें मगधी भी बोला जा रहा है और सौरसेनी भी बोला जा रहा है। मगधी को ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मगधी को ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहा जाता है। वैसे भी हम लोग आर्य भाषा का ही क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो मगधी को ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं। भगवान महावीर के समय धर्मोपदेश जो है किस भाषा में दिया गया था? इसी भाषा में दिया गया था, अर्धमगधी में। इंपॉर्टेंट लाइन है, भगवान महावीर के समय धर्म का जितना भी उपदेश दिया गया था अर्धमगधी में दिया गया था। अधिकांश जैन साहित्य जो आप पढ़ेंगे, अब जैनिज्म हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो उसमें जो जैन साहित्य है वो किस भाषा में लिखी गई है? अर्धमागधी भाषा में लिखी गई है। इसमें गद्य और पद्य दोनों का साहित्य है। इसमें आपको गद्य साहित्य भी मिलेगा और पद्य साहित्य भी मिलेगा, दोनों साहित्य आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अधिकांश जैन साहित्य इसी भाषा में है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसे चेट, राजपुत्रों और सेठों की भाषा बताया है। आचार्य विश्वनाथ जो थे वो साहित्य दर्पण में क्या बताएं? उनका जो साहित्य दर्पण बुक है उसमें उन्होंने कहा है कि चेट और राजपुत्र और सेठ की जो भाषा क्या है? अर्धमागधी है, ठीक है। इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। अब आपको अगर
ऐसा क्वेश्चन आता है कि अर्धमागधी का प्रयोग किस नाटक में मिलेगा, तो किस में मिलता है, अश्वघोष में। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक एक लाइन के आप एज ए वन लाइनर इसको पढ़ सकते हैं। इतना देख के डरना नहीं है कि बहुत डीप है, बस यहीं तक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है मुद्राक्षक और प्रबोध चंद्रोदय में अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है। तो किसमें अर्धमागधी का प्रयोग हुआ, अश्वघोष में हुआ है, और मुद्राक्षक और प्रबोध चंद्रोदय जो है इसमें भी अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है। इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। जो पूर्वी हिंदी है, ईस्टर्न एरिया के जो लोग हैं, आप ईस्टर्न एरिया देखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्टर्न एरिया के जो हिंदी है इसी भाषा से, किससे, अर्धमागधी से हो गई। मगध वाला रीजन है, मगध से अब इधर यूपी बिहार के ईस्टर्न ये पूर्वांचल तरफ आइए, तो यहाँ पे जो हिंदी बोली जाती है उसका विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी से। जो हम लोग बोलते हैं यूपी बिहार झारखंड के लोग जो हिंदी बोलते हैं वो मगधी या अर्धमागधी से ही उसका विकास हुआ है। तो ये आपका, हम लोग का अपना ही लैंग्वेज है, तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो ये अर्धमागधी है। अर्धमागधी किसको बोलते थे, जो मगधी और सौरसेनी से बीच का एरिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैसाची। अब आपको इसमें पढ़ना है पैसाची, ज़्यादा है नहीं, अब लास्ट आ गया है पैसाची। इसका क्षेत्र पश्चिम उत्तर, जो पश्चिम उत्तर है मतलब नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर भारत एवं अफगानिस्तान का क्षेत्र रहा है। पैसाची को पैसाचिकी, इसको क्या क्या कहा जाता है और ये कहाँ बोली जाती है। जितना भी आप पढ़े हैं मध्यकालीन भाषा, इसका इम्पॉर्टेंट यही है कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, और इसका एक दो जो उपन्यास होगा, जो गद्य पद होंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको वो चीज़ इम्पॉर्टेंट देखना है। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, पश्चिम उत्तर भारत एवं अफगानिस्तान का क्षेत्र है ये। पैसाची को पैसाचिकी, भूत भाषा, नाम से ही है भूत पिशाच का भाषा, भूत भाषा, भूत भाषित, ये सारा लैंग्वेज कहा गया है। तो पैसाची को क्या बोला जाता है, भूत भाषा, भूत भाषित या पैसाचिकी। वैसे भी उधर के आप जाएंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो उन लोग का लैंग्वेज वैसे भी हम लोग के लिए वही लैंग्वेज कहलाएगा। गुणाढ़ी की प्रसिद्ध रचना बृहत कथा पैसाची प्राकृत में रही है। तो ये आपको याद रखना, गुणाढ़ी की प्रसिद्ध रचना बृहत कथा पैसाची प्राकृत में रही है। तो उस समय का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या था कि सारे जो मैक्सिमम पार्ट वो सब थे इंडिया से, सब पास थे, आना जाना होता था, सब कुछ जितना भी था ट्रांजैक्शन सब होता था। तो लैंग्वेज का भी ट्रांसमिशन तो वही होगा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो वही होगा जो वहाँ के लोग बोलेंगे। ठीक है, वर्तमान समय में इसका साहित्य नगण्य है। अभी आप इसका कोई लिटरेचर ढूंढेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये एक गुणाढ़ की ही रचना है, बृहत कथा, जिसमें इस भाषा का प्रयोग हुआ है। इसका विपरीत रूप है लहंदा। इसी का उल्टा भाषा क्या है, लहंदा भाषा। कल आपने पढ़ा था लहंदा भाषा, इसमें आधुनिक भारत, जो आधुनिक भारोपीय भाषा थी, उसमें कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, हेमचंद कृत कुमारपाल रचित और काव्यानुशासन में हमीर मर्दन नाटक में इसका प्रयोग मिलता है। लहंदा भाषा किस में मिलता है, हेमचंद कृत कुमारपाल चरित और काव्यानुशासन में हमीर मर्दन नाटक में इसका प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो इतना ही आपको पढ़ना था, किसमें, पैसाची में। नेक्स्ट आ जाइए आप प्राकृत भाषा की सामान्य विशेषताएं। तो ये आप समझ गए कि ये कहाँ पे मिलता है। ये ज़्यादातर राक्षस पिशाच निम्न कोटि के पात्र जो होते थे वही इस भाषा का प्रयोग करते थे। राक्षस हुए, पिशाच, राक्षस पिशाच की भाषा है ये। निम्न कोटि के पात्र जो लोहार आदि इसी भाषा का प्रयोग करते थे, मतलब जैसे गाली वाली देना होता है वही सब, तो इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्राकृत भाषाओं की सामान्य विशेषताएं। इसमें जो विशेषताएं थी उस समय का जो लिटरेचर पोर्शन था वो पढ़ना है। तो प्राकृत क्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ये क्वेश्चन भी वहाँ पर मैंने करवा दिया, जो आपके सेट्स थे 25 सेट्स थे, उसमें आप सेट वाइज देखेंगे तो ये सारा क्वेश्चन इसमें से करवाया जा चुका है आपको। प्राकृत श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। शब्द रूप और धातु रूप की संख्या प्राकृत में कम हो गई है। जो शब्द रूप हम लोग वैदिक संस्कृत में पढ़ते थे, पाली में और भी कम हो गया, और इसमें एकदम ही कम हो गया। पाली में तो था ही नहीं शब्द रूप धातु रूप, ज़्यादा नहीं था, लेट लकार का प्रयोग हो रहा था पाली में।
शब्द रूप और धातु रूप की संख्या प्राकृत में कम हो गई। शब्द रूप केवल 3 या 4 प्रकार के रह गए, जितना था उतना नहीं, कम हो गया, सिर्फ 3 और 4 प्रकार। धातु के भी रूप प्राय 1 या 2 प्रकार से चलने लगे, एक ही 2 प्रकार से। मतलब क्या था कि जो हम लोग भाषा का विकास पढ़ रहे हैं, विकास मतलब उस जो टफ से ईजी की तरफ आया, तो उतना ज़्यादा जो वैदिक संस्कृत था उसमें जो शब्द रूप, धातु रूप और वो सब थे, वो सब का चेंजेस होता गया, इवोल्यूशन होता गया। तो अब धातु रूप, शब्द रूप उतने नहीं पढ़ने पड़े, धातु रूप 1 या 2 प्रकार से चलने लगे। तो लोगों को जो ईजी लगेगा बोलने में वही तो बोलेंगे ना। जैसे आप छोटे बच्चों को देखिए, धीरे धीरे जो भी आजकल जैसे सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, लोग इंस्टा पे आईडी बनाते हैं, तो कौन सा चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होता है? जो बहुत ईजिली आई कैचिंग होता है। जो आप इल्लीगल एक्टिविटीज़ देखेंगे, वल्गर एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी लोग देखते हैं कि लोगों को वही पसंद है। ज़्यादा टफ चीज़, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ लोगों को नहीं पसंद आता है। जो ईजिली अवेलेबल हो मार्केट में और जिसमें आप विदिन अ सेकंड देख सकते हैं, वो चीज़ वायरल हो जाता है। लेकिन जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उसको रिविज़न कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बनाए हैं, वो चीज़ को कोई नहीं देखता है। लेकिन वही चीज़ आप रील्स में देखिए, रील्स वीडियोज़ जो बन रहे हैं 60 सेकंड, 15 सेकंड्स, वो सब क्या हो जाते हैं? वायरल हो जाते हैं। तो ये इट्स ह्यूमन नेचर को कोई भी टफ चीज़ नहीं पसंद है। जितना ईज़ी गोइंग मैटर होगा, जैसे कि 2 मिनट में मैगी बन जाता है तो लोग बनाकर खाएँगे। अगर आपको कोई बोले कि ढोकला को बनाकर खाइए या इडली को बनाकर खाइए, तो वो नहीं खाएँगे आप लोग, मार्केट से लेके खा लेंगे। तो बहुत लोगों को आदत क्या है, ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ ईज़िली मिल जाए वो हम लोग ग्रैब्स कर लें, और जो चीज़ में मेहनत हो, टफ हो, वो चीज़ को नहीं करना चाहते हैं। तो वैदिक संस्कृत क्या था? वो टफ था। उसको बोला गया था कि वो देववाणी है, मतलब जितने भी हम लोग का साहित्य है, ऋग वैदिक काल का पीरियड है, वो सारा टफ क्लिष्ट भाषा में था। तो भाषा का जो इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें क्या गया, भाषा को ईज़ी कर दिया गया। जैसे आजकल देखिए, इवन लड़कियां भी गाली क्या ईज़िली देती हैं। जितने भी वेब सीरीज़ में क्या है, गाली दिखाया जाता है, तो उसको बहुत लाइक मिलता है, सब लोग बहुत जल्दी देखते हैं। यही आप बोलिए किसी को संस्कृत में महाभारत, रामचरित, वो सब महाभारत देखे, रामायण पढ़े, आप किसी को 10 मिनट, आधा घंटा बोलिए पढ़ लेने बैठ के, कोई नहीं पढ़ेगा। वेब सीरीज़ बोलिए 30 मिनट्स का, वो ईज़िली आप लोग देख लेंगे। तो ये डिफरेंशिएट शो करता है कि आप जो किसी ह्यूमन नेचर जो है वो टफ चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जितना ईज़ी हो उतना, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग होता है, आप मार्केट जाकर जो चीज़ पहले लेते थे, अब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप वो ऑनलाइन विदिन अ क्लिक आप करते हैं, आपके पास आ जाता है। तो सबको क्या चाहिए? ईज़ी मैटर चाहिए, टफ चीज़ किसी को नहीं करना है। तो इसमें भी क्या हो गया, प्राकृत भाषाओं में वही हो गया। जो वैदिक संस्कृत था या जो लौकिक संस्कृत में हम लोग पढ़ रहे थे, वो सारा चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। और अब जाकर ये हाल है कि ऐसे इंस्टा में आपको रील्स मिल जाएगा, या इंस्टा ही नहीं, फेसबुक में, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको जो एक्टिविटीज़ सब है, जो वीडियो सब है, आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। इतना टाइम अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई, जो स्टूडेंट है मैं उनको बोल रही हूँ कि इतना अगर आप लोग पढ़ाई में फोकस करेंगे, तो आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन आजकल आप 10th तक के स्टूडेंट को देखिए, वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई उनको करना ही नहीं है। ऑनलाइन अगर देख लें तो ये सब हुआ ड्यूरिंग कोविड के टाइम में, जितना आपको ऑनलाइन मटेरियल दिया गया, लोग वो तक नहीं पढ़े। इवन कि जो पीडीएफ दिया जाता था, वो भी लोग नहीं पढ़ते थे, क्योंकि स्कूल जाना ही नहीं होता था। टीचर्स का कोई मतलब टेरर जो होता है वो था ही नहीं कि टीचर्स मारेंगे या होमवर्क चेक होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे अब वही गुरुकुल के टाइम का आप देखिए, बच्चों को गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था कि आप अपना जो स्टार्टिंग का लाइफ है वहीं रहिए, गुरु की सेवा कीजिए और पढ़ाई कीजिए। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं, अब तो जाके लोग गुरु को धमका के आते हैं, पीट के आते हैं, मार के आते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है? भाषा का इवोल्यूशन है। उस समय से लेके अभी तक भाषा, कल्चर, हेरिटेज, बहुत चीज़ में बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। तो आप वैदिक से लेकर, जैसे कि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर चलो। क्यों कहा था? कि वेद में जो चीज़ दिए गए हैं वो अभी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तो बिफोर 19th सेंचुरी की बात है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही सोसाइटी एकदम लास्ट स्टेज में है। मतलब कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, वो कुछ नहीं सोचना है। आपके मोबाइल पे जो अवेलेबल है आप वही देख रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं। तो वो चीज़ कैसे आया? ये सारा चीज़ इवोल्यूशन के थ्रू आया है। ये इवोल्यूशन पीरियड जो होता है, चाहे आप लैंग्वेज का हो, कल्चर का, एडुकेशन का, किसी भी चीज़ का क्या होता है
इवोल्यूशन होते जाता है तो बेस्ट टू वर्स्ट कंडीशन में आता रहता है। तो वही चीज़ आप लैंग्वेज के साथ देख रहे हैं। पहले जो टफ था, पहले आपको कंपल्सरी था, अब वो नहीं है। अब आप वो करें नहीं करें कोई मतलब नहीं है। तो इसी चीज़ आपने प्राकृत भाषा में आप देखेंगे कि पहले के जो धातु रूप शब्द रूप जो पढ़ने होते थे, अब जो प्राकृत भाषा में उसका एकदम ही खत्म हो गया। जो आत्मनेय पद था तो धातु रूप भी प्राय 1 या 2 हो गए। प्राकृत भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हो गई। तो इसमें संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हो गई। प्राकृत भाषा में आत्मनेय पद का अभाव हो गया। प्राकृत भाषा में जो आत्मनेय पद थे उसका अभाव हो गया। ठीक है। तद्भव शब्दों की संख्या विकृत प्राकृत से अधिक हो गई, तत्सम शब्दों की कम हो गई। तो तत्सम शब्द तो कम होंगे ही, क्योंकि वो संस्कृत में था। और प्राकृत क्या है, जो लोकल लैंग्वेज में होता है। जैसे कि आप जैसे वो डॉन लोग जो भाषा बोलते हैं तो उसमें कितना सही बोलते हैं, आप लोग जानते ही है किस टाइप का लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो लोग तत्सम शब्द तो नहीं बोलेंगे, गाली दे के ही बोलेंगे। तो गाली देना क्या अच्छी बात थोड़ी है। आप जो गाली दे रहे हैं तो उसमें ना संस्कृति झलकती है, ना आपको तत्सम शब्द मिलेगा। तो वो सब क्या है, तद्भव शब्द है। तो इस तरीके से भाषा का विकास होता गया। ठीक है। तो ये किसका था, आपको प्राकृत भाषाओं का सामान्य विशेषताएं था। उसमें क्या क्या हो गया, शब्द रूप केवल 3 हो गए, धातु रूप प्राय 1 से 2 हो गए, प्राकृत भाषा में संयोगात्मक से वियोगात्मक हो गया, आत्मनेय पद का अभाव हो गया और तद्भव शब्दों की संख्या बढ़ गई। तत्सम शब्द क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा परकालीन प्राकृत या तृतीय प्राकृत इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, परकालीन प्राकृत या तृतीय प्राकृत। ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इतना जितना मैंने अभी बताया आपको। इस भाषा मतलब संस्कृत साहित्य के उद्भव और विकास का जो थोड़ा बहुत जो लेक्चर आप सुने तो उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा और डीप नहीं पढ़ना है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य व्याडी और पतंजलि ने किया है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, किसने किया है, आचार्य व्याडी और पतंजलि ने किया है। भर्तृहरि, भामह, दांडी आदि ने भी अपभ्रंश का उल्लेख किया है। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसने किया है, आचार्य व्याडी और पतंजलि ने किया है। भर्तृहरि, भामह, दांडी ने भी इसका उल्लेख किया है। ठीक है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो उसमें अपभ्रंश के प्राचीन उदाहरण आपको मिल जाएंगे। दांडी के समय से इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। तो इसका प्रयोग कब से प्रारंभ माना जाता है, दांडी के समय से। अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख रचनाएं जो हैं, आप रचनाएं देख लीजिए कौन कौन सी है। रवि वेषाणाचार्य कृत पूमचर्यु, नाम क्या है, पूमचर्यु। किसने लिखा है, रवि शेण आचार्य। नेक्स्ट है पुष्प दंत कृत, पुष्प दंत कृत महापुराण पुराण और जसहर चलाई, महापुराण और जसहर चलाई। नेक्स्ट विद्यापति कृत कीर्तिलता। उसके बाद है अद्दहमाणकृत संदेश रासक। तो ये क्या थी, ये प्रमुख रचनाएं हैं अपभ्रंश की, ये एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपभ्रंश को देश भाषा, देसी भाषा, अपभ्रष्ट या अवहट भी कहते हैं। इसको क्या देशी भाषा भी कहा जाता है, या देसी मतलब देसी हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ देसी है, ये विदेशी है। जो अपने देश में प्रचलित है वो देसी है, मतलब जो लोकल है वो देसी है, जो आउट ऑफ योर पहुंच है वो ग्लोबल हो जाता है। ठीक है, मतलब विदेशी हो जाता है। तो देशी, अपभ्रष्ट, अवहट भी कहते हैं। मार्केंडेय ने प्रकृति सर्वस्व में 3 अपभ्रंश माने हैं। तो मार्केंडेय ने प्रकृति सर्वस्व में कितने अपभ्रंश माने, 3, नागर, उपनागर और ब्राचड़। क्या क्या है, नागर, उपनागर, ब्राचड़। नागर कहाँ की भाषा है, गुजरात की। नागर गुजरात की अपभ्रंश भाषा है। बाचड़ सिंध की है और उपनागर दोनों के मध्य। तो आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ आप नागर, जो नागर शैली है, नागर अपभ्रंश में सुन सकते हैं। और ब्राचड़ कहाँ की है, सिंध की है। उपनागर दोनों से मध्य में मानी जाती है। उपनागर जो है सिंध और
गुजरात, जो सिंधी और जो गुजराती के मध्य जो होगा वो उपनागर होगा। सामान्यतः सभी भाषा शास्त्री विद्वानों का मत है कि 5 प्राकृत से ही अपभ्रंश का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश का विकास कहाँ से हुआ? 5 प्राकृत से। तो ये आज जो आप पढ़ें, ये आप क्या पढ़ें? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। कल आपने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कंप्लीट किया था और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। आज आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स था वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास का जो चैप्टर था उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारा डिस्कशन हो चुका है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको जो भी इम्पोर्टेंट कुछ पूछना है, कोई भी सेक्शन में कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर न्यू